Hello students, today we'll do second chapter. The name of the chapter is Master of Melodies and the theme of the chapter is music. In this chapter we are going to read about a great musician of our country, Mr. A.R. Rahman. A.R. Rahman does not need any introduction. A.R. Rahman को किसी introduction की ज़रूरत नहीं है. His name itself speaks of his musical accolades. Accolades means awards of praise, honor. उनका नेम खुद ही उनके म्यूजिकल अवार्ड्स के बारे में हमें बताता है. टाइम मैगजीन हैज़ ऑनर्ड हिम विद द टाइटल मोजार्ट्स ऑफ मद्रास. टाइम मैगजीन ने उन्हें मोजार्ट्स ऑफ मद्रास टाइटल से ऑनर किया है. एंड सेवरल तमिल कमेंटेटर्स हैव कॉइन्ड द निक नेम इसाई पुएल मीनिंग म्यूजिक स्टॉर्म फॉर हिम. और बहुत सारे तमिल कमेंटेटर्स ने उन्हें निक नेम दिया है, दैट इज़ ईसाई पुएल, और जिसका मीनिंग होता है म्यूजिक स्टॉर्म. Being voted as one of the 100 most influential people by Time magazine, this Oscar-winning composer A.R. Rahman created history by winning 2 Oscars in 2009 for the Best Original Score and Best Original Song, when he had the whole audience in New York chanting Jai Ho. और 2009 में मिस्टर A.R. रहमान को 2 ऑस्कर्स अवार्ड्स मिले थे, और ये 2 ऑस्कर्स अवार्ड उन्हें अपने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिले थे, एंड दैट सॉन्ग वाज जय हो. He won these 2 gold statuettes for his compositions in British filmmaker डैनी बॉयल्स अंडरडॉग ड्रामा स्लमडॉग मिलेनियर. उन्होंने ब्रिटिश फिल्म मेकर डैनी बॉयल के अंडरडॉग ड्रामा स्लमडॉग मिलेनियर में अपनी कॉम्पोजिशंस को दिया, और इन्हीं कॉम्पोजिशंस के लिए इन्हें 2 स्टैचुएट्स यानी कि इन्हें ये 2 गोल्डन अवार्ड्स मिले थे. एज ही प्रीफर्स टू बी कॉल्ड, ही ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड. A.R. रहमान जैसा अपने खुद के लिए प्रीफर करते हैं, वो वर्ल्ड के टॉप सेलिंग रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट में से एक है. बेटा इस चैप्टर में A.R. रहमान के एक इंटरव्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ये इंटरव्यू उन्होंने टाइम मैगजीन्स के एक इंटरव्यूअर को दिया है. इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने अर्ली लाइफ से लेकर कैसे उन्होंने ऑस्कर को विन किया और ऑस्कर विन करने के बाद उनकी लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट हुए, उन सबको मेंशन किया है. लेट्स रीड. Interviewer: Welcome to Talk, A.R. Rahman. Tell us something about your journey कोडम्बकम to Hollywood. इंटरव्यूअर उन्हें कहते हैं कि सर वेलकम टू टॉक, अपनी जर्नी कोडम्बकम से हॉलीवुड की अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. कोडम्बकम इज़ द प्लेस इन सेंट्रल चेन्नई बेटा, एंड इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ A.R. रहमान. हाई, नाइस टू बी हियर. माई जर्नी हैज़ बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल. रहमान कहते हैं कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी, यानी कि जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. When I was a child, I never thought that I could perform properly. जब मैं एक बच्चा था तो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता था. I became famous from the age of 11, और मैं 11 ईयर्स की एज से ही फेमस हो गया था, because I was in a children show on TV every Sunday, क्योंकि एवरी संडे आने वाले टीवी की एक शो में मैं था. उस शो की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. आई यूज़ टू प्ले फिल्म सॉन्ग्स दैट मेड मी क्वाइट पॉपुलर, और मैं जो है फिल्म सॉन्ग्स गाना पसंद करता था, जिसने मुझे और ज़्यादा पॉपुलर बनाया. फेम वॉज नॉट एन अनयूजल थिंग इवन देन, और तब से फेम मेरे लिए कोई अनयूजल थिंग्स नहीं है, यानी कि वो उनके लिए यूजल हो गई थी. हर जगह उन्हें फेम मिलती जा रही थी, लोगों के बीच में वो पॉपुलर होते जा रहे थे. बट माई कॉन्फिडेंस लेवल इन टॉकिंग टू मीडिया टुक शेप विद एज एंड टाइम. लेकिन एज और टाइम बढ़ने के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ा जब मैंने मीडिया के साथ बातें करना शुरू किया. इट्स ग्रेट टू मीट वंस फेवरेट स्टार्स लाइक ओलिवर स्टोव एंड विजिट प्लेसेस इन अमेरिका लाइक लॉस एंजल्स. और अपने फेवरेट स्टार्स में से एक स्टार लाइक ओलिवर स्टोव से मिलना मेरा एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था. और अपने फेवरेट प्लेसेस पर घूमना लाइक कि अमेरिका में लॉस एंजल्स, उन प्लेसेस पर घूमना, ये भी मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सो इट इज़ रियली अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम देयर टू हियर. सो वहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये बहुत ही लंबी जर्नी रही. वहाँ से यहाँ, देयर मीन्स कोडम्बकम एंड हियर मीन्स हॉलीवुड. सो कोडम्बकम से हॉलीवुड तक उनकी जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी थी. इंटरव्यूअर: आर यू इंजॉइंग इट? क्या आप उसे इंजॉय कर रहे हैं? येस, इन अ वे येस.
इंटरव्यूअर, डू यू कंसिडर योर सेल्फ लकी? क्या आप अपने आप को लकी समझते हैं? रहमान, वेल आई थिंक इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. लक कैन हैपन वंस एंड देन वी नीड टू सस्टेन इट. आई थिंक ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है. लक हमारा एक बार साथ दे सकता है, लेकिन फिर हमें जो है इसको सस्टेन यानी कि मेंटेन करके रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है. फॉर देट वी नीड टू हैव अ स्टेट ऑफ माइंड एंड अ वे ऑफ लाइफ, आई थिंक. और मुझे लगता है उसके लिए हमारे स्टेट ऑफ माइंड मीन्स हमारी मेंटल सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए और हमारा लाइफ जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने लक को सस्टेन कर सकें. मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि हाँ एक बार हमें किसी चीज़ में सफलता मिल गई है उसके बाद हम एफर्ट्स करना ही छोड़ दें. अगर हम एफर्ट्स करना छोड़ देंगे तो फिर हमारा लक हमारा साथ नहीं देगा. सो हमें अपना मेंटल लेवल और अपना वे ऑफ लिविंग इस तरीके से रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें एक बार मिली है हम उसको होल्ड कर सकें, मेंटेन कर सकें. बिकॉज आई फील that there is a definitely a destiny part and a divinity part which is again based on the love and prayers of well wishers. हाँ, मैं ये फील करता हूँ कि हमारे लक में एक डेस्टिनी पार्ट यानी कि भाग्य का पार्ट भी होता है और डिविनिटी पार्ट भी होता है जहाँ पर गॉड हमारे हेल्प करता है. और ये सब हमें अपने लवर्स और वेल विशर्स के लव और प्रेयर से ही मिलता है. यानी कि जब लोग हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हमें लव करते हैं, तब गॉड भी हमें लव करते हैं. Yes. Next one is interviewer asked, one of the forces that have shaped up your life has been your mother. Is that so? इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ को जिसने बनाया उनमें से एक फोर्सेस आपकी मदर भी थी. क्या ये सच है? रहमान, व्हेन आई वॉज क्वाइट यंग माई फादर डाइड. जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी. माई फादर सफर्ड ग्रेटली टू बिल्ड अप माई कैरियर. माई मदर सफर्ड ग्रेटली टू बिल्ड अप माई कैरियर. मेरी मदर ने मेरे कैरियर को बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए. व्हेन आई मेड माई स्टूडियो शी इन्वेस्टेड मनी इन इट एंड बॉट द इक्विपमेंट. जब मैंने अपना स्टूडियो बनाया उन्होंने मनी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और मेरे लिए म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स भी लेकर आए. Whenever necessary, she would stand like a wall for my protection. और जब भी ज़रूरत होती थी वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल की तरह खड़ी रहती थी. She knew my state of mind. वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मेंटल लेवल क्या था उसे जानती थी. She knew that some guys would disturb me, so she made sure that they did not distract me. वो जानती थी कि कुछ लोग जो हैं मुझे डिस्टर्ब कर सकते थे. सो वो हमेशा ये श्योर रखती थी, हमेशा इस बात से श्योर रहती थी कि वो लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, मुझे डिस्टर्ब ना करें. वट एवर डिसीजन शी टुक वर गाइडेड बाय द फैक्ट दैट आई रिमेन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक. जो भी वो डिसीज़न लेती थी उनके डिसीज़न में एक ही फैक्ट छिपा हुआ होता था कि मुझे अपने म्यूज़िक के फील्ड में ही रिमेन, मतलब यहीं पर मुझे रहना है, इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है. बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी क्लियर एट दैट टाइम दैट म्यूज़िक वॉज माई फ्यूचर. बट बिकॉज उस टाइम पर मुझे क्लियर नहीं था कि म्यूज़िक ही मेरा फ्यूचर था. आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, साइंटिफिक थिंग्स, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर फॉर ड्राइंग मी वेल एंड रियलाइजिंग माई पोटेंशियल. मेरा इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में भी था जैसे कि साइंटिफिक थिंग्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन मेरी मदर ने मुझे किस चीज़ में मेंटेन रखने के लिए बोला? म्यूज़िक के फील्ड में ही. और इस चीज़ के लिए मैं उनका ग्रेटफुल हूँ. ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल. मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बनाया और मेरे पोटेंशियल मीन्स एबिलिटीज़, मेरी एबिलिटीज़ को पहचाना. Interviewer, with success in probably every music composition, how have you timed your task? Interviewer उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रोबेबली मतलब मोस्टली हर एक म्यूज़िक कॉम्पोजिशन को सक्सेस मिलती है और ऐसा कैसे आप कर पाते हैं अपने काम के साथ, अपने काम को ऐसे कैसे टाइम दे पाते हैं? आई स्टार्टेड डूइंग वेरी लिमिटेड फिल्म्स. मैंने बहुत लिमिटेड फिल्म्स करना स्टार्ट किया. व्हेन अ कंपोजर यूज्ड टू डू 30 फिल्म्स in a year, I would take up only 4 and 5. जब एक म्यूज़िक कंपोजर एक ईयर में 30 फिल्म्स करता है, मैं सिर्फ 4 और 5 फिल्म्स करता था. आई सेड दैट इट वॉज इनफ फॉर मी. और मैंने कहा कि ये मेरे लिए इनफ है. आई ऑलवेज लिव विद अ सॉन्ग, समटाइम्स फॉर अ वीक, समटाइम्स फॉर 6 months टू ट्राई एंड फिक्स वट एवर इज़ रॉन्ग विद इट. मैं एक म्यूज़िक के एक सॉन्ग के साथ मीन्स एक सॉन्ग के लिए वो कई बार कुछ वीक्स के लिए, कई बार 6 months तक एक सॉन्ग के ऊपर काम करते थे
और ये फिक्स करते थे कि कहीं इसके अंदर कुछ रॉन्ग ना हो, बिकॉज इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग पीपल विल नॉट लाइक इट इधर, बिकॉज उनका मानना था कि अगर वो खुद किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो दूसरे लोग उसको कैसे पसंद करेंगे। सो अपने वर्क में परफेक्शन लाने के लिए, अपने म्यूज़िक में परफेक्शन लाने के लिए वो एक सॉन्ग पर भी कई मंथ्स तक काम करते रहते थे। आई हैव गॉन बाय दैट रूल एंड सो फार एंड इट हैज़ बीन वर्किंग, और मैंने इसी रूल को फॉलो किया और अब आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। गॉड हैज़ बीन काइंड, आई डोंट नो वांट मच ऑफ क्राउड, मैं ज़्यादा भीड़ नहीं चाहता था। मीन्स वो कहना चाहते कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास बहुत सारी मूवीज़ हों और बहुत सारे सॉन्ग्स को मैं करूं। म्यूज़िक समथिंग लाइक अ बेबी इन द मदर्स वॉर्म टिल 10 months, इजंट इट, यू कैन नॉट जस्ट एक्सपोज इट बिफोर इट कम्स आउट। वो कहते हैं कि म्यूज़िक एक बेबी की तरह है जो अपनी मदर की वॉर्म में होता है 10 months तक, और उस जब तक वो बाहर नहीं आ जाता है तब तक आप उसके बारे में एक्सपोज नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा है। सेम वैसा ही म्यूज़िक के साथ भी होता है कि जब तक म्यूज़िक लोगों तक नहीं पहुंच पाता है या पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाता है तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि वो कैसा है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वर्क वेरी आइसोलेटेड वे, और यही रीज़न था कि मैं बहुत ही आइसोलेटेड मीन्स लॉन्ली वे में काम करता था। मीन्स बहुत कम लोग उनके पास होते थे जब वो वर्क करते थे। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द म्यूज़िक कॉन्सर्ट दैट आर वेरी मच इन वॉइस दीज डेज, वॉइस मीन्स फेमस, और ये उन म्यूज़िक कॉन्सर्ट से बहुत अलग है जो आजकल के फैशन में है। आजकल क्या होता है कि बड़े बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोग उन्हें सुनने के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होती है, बट ए.आर. रहमान कहते हैं कि मुझे इतने ज़्यादा क्राउड की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही अपना काम लॉन्ली वे में ही अपना काम करना चाहते हैं। इंटरव्यूअर, बीइंग इन द फिल्म इंडस्ट्री इट्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, यू हैव टू सीन योर पेरेंट्स स्ट्रगल देयर, what have you learned in terms of working within the film industry and how have you changed the way you work? इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है, यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स को के स्ट्रगल्स को देखना पड़ता है। पेरेंट्स के स्ट्रगल्स को देखने का मीनिंग क्या है बेटा कि आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लाने तक कितने सारे स्ट्रगल्स किए हैं, उन स्ट्रगल्स को आपको देखना है। अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो आपके पेरेंट्स के वो स्ट्रगल्स भी फेल हो जाते हैं। इट मीन्स हर टाइम आपको आपके पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो सिर्फ यही नहीं है बेटा, वो तो हमारी, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें कि हमारे पेरेंट्स जो भी हमारे लिए कर रहे हैं उनके स्ट्रगल्स को हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। सो यहाँ पर इंटरव्यूअर यही कहते हैं कि यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स के स्ट्रगल्स को देखना पड़ता है। एंड यू हैव What have you learnt in terms of working within the film industry and how have you changed the way you work? और आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करने के तरीके से क्या सीखा और आपने इसको अपने तरीके के अकॉर्डिंग कैसे चेंज किया। क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा क्राउड होता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, बट रहमान का वर्क बिल्कुल ही अलग था। वो आइसोलेटेड रहते थे, अलग से ही अपना काम करते रहते थे। सो इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आपने इस तरीके को अपने तरीके के अकॉर्डिंग कैसे चेंज किया। रहमान, माई फेथ इन सूफिज़म वॉज अ मेजर चेंज इन माई लाइफ। मेरा फेथ सूफिज़म में था। सूफिज़म क्या होता है बेटा, जो इस्लामिक म्यूज़िक होता है जिसमें इस्लामिक सेंट सूफीज़ होते हैं, इस्लामिक सेंट, ये सूफीज़ क्या करते हैं, गॉड की प्रेयर्स को गाते गाते बस उसी के अंदर खो जाते हैं। तो सूफिज़म भी एक ऐसा ही म्यूज़िक है जो कि गाया जाता है, तो जब उसको गाते गाते लोग उसके अंदर ही खो जाते हैं। तो रहमान कहते हैं कि मेरा फेथ जो है सूफिज़म में था और इसी फेथ ने मेरी लाइफ को चेंज किया। आफ्टर सेलेक्टिंग द पाथ आई थिंक आई कुड प्रोबेबली separate myself from so many things and look at it from very external point of view। और इस रास्ते को सिलेक्ट करने के बाद मैंने खुद से फील किया, यही सोचा कि मुझे अपने आप को कई चीज़ों से अलग करना होगा और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होगा कि दूसरे इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि सूफीज़ जो होते हैं वो भी आइसोलेटेड ही रहते हैं, अकेले ही रहना पसंद करते हैं। सो whether it is a fame, money, people, love or anything or even music, I complete dissociate with that and so outside took
at it from another point of view, I believe that music is a service and in a way actually an art. So whatever जो भी कुछ था, जैसे कि फेम है, मनी, पीपल, लव, सब कुछ मैंने हर एक चीज़ से अपने आप को कम्प्लीटली अलग कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक एक सर्विस है और एक आर्ट है, और इस चीज़ को करने के लिए हमें अकेलेपन की ही ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इंटरव्यूअर आस्क्ड, टेल अस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ. अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बताइए. अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली वेरी फ्यू पीपल कुड अंडरस्टैंड वट आई वॉन्टेड टू डू. रहमान जी कहते हैं कि मेरी फैमिली के अलावा बहुत कुछ कम लोग ऐसे हैं जो ये समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ. श्रीधर वॉज वन ऑफ दैम एंड अ कपल ऑफ अदर म्यूजिशियंस whom आई वर्क विद. श्रीधर उनमें से एक थे और कुछ दूसरे म्यूजिशियंस जिनके साथ मैं वर्क करता हूँ. ही वॉज माई साउंड इंजीनियर बट आई लुकड अपॉन हिम एज द अदर कंपोज़र. वो मेरे साउंड इंजीनियर थे, लेकिन मैं उन्हें एक दूसरे कंपोज़र की तरह ही देखता था. वी सो ईच अदर मोर देन एनीबडी, मोर देन अ वाइफ और अ फैमिली और एनीथिंग. हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखते थे, दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा, जैसे कि इतना ज़्यादा अब किसी वाइफ या फैमिली मेम्बर, अपनी वाइफ या फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा एक दूसरे को हम देखते थे. वी वर्कड फॉर 14 to 18 आवर्स अ डे एंड वेंट टू सी आवर फैमिली फॉर 1 आवर एंड देन स्लीप. हम 14 से 18 आवर्स एक डे में काम करते थे और फिर उसके बाद अपनी फैमिली से 1 घंटा मिलते थे और फिर उसके बाद सो जाते थे. हिज डेथ हैज़ लेफ्ट अ ग्रेट वैक्यूम इन माई लाइफ. और उनकी डेथ की वजह से मेरी लाइफ में खाली जगह हो गई. सो आई बिलीव दैट समटाइम्स वी आर मोर इंटीमेट विद आवर फ्रेंड्स. आई हैड वेरी फ्यू पीपल विद मी टिल माई फर्स्ट 10 ईयर्स. सो मुझे लगता है कि हम कई बार अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोज हो जाते हैं. और टिल 10 ईयर्स, जब मैं 10 ईयर्स का था उस टाइम से ही मेरे पास बहुत कम लोग थे, यानी कि उनके फ्रेंड्स बहुत कम थे. आई थिंक इट वॉज ओनली श्रीधर एंड देन शिव कुमार एंड मैनी अदर गाइज लाइक सामी, नोएल हु बिकेम मोर इंटीमेट टू मी. और मुझे लगता है कि वो सिर्फ श्रीधर ही थे और उसके बाद शिव कुमार हुए और दूसरे भी कुछ गाइज हैं लाइक कि सामी, नोएल, जो कि मेरे साथ ज़्यादा क्लोज हैं. What was your reaction when you got nominated for the Oscar and later after lifting the 2 Oscars? आपको कैसा लगा जब आपको ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया, चुना गया और फिर बाद में 2 ऑस्कर्स आपको मिले? Surprised because we entered 2 songs and on both the songs we got the Oscars. It is a big deal. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि हमने 2 सॉन्ग्स को बनाया था और दोनों ही सॉन्ग्स के लिए मुझे ऑस्कर्स मिले और ये एक बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए. इंटरव्यूअर, एंड वॉज डैनी बॉयल सरप्राइज्ड? क्या डैनी बॉयल भी इस बात से सरप्राइज थे? ही वॉज थ्रिल्ड एक्चुअली. वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड मीन्स हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी. इंटरव्यूअर, अ क्विक क्वेश्चन अबाउट जय हो. जय हो के बारे में एक क्विक क्वेश्चन. Where did you come up the idea of getting different sounds? You have Spanish, you have Hindi and you have English. How did you compose the song जय हो? जय हो को कंपोजिशन का आपको आइडिया कहाँ से मिला? आपने इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ किया लाइक स्पेनिश, हिंदी एंड इंग्लिश, और आपने इस सॉन्ग्स को कैसे कंपोज किया? वेल, आई थिंक इट वॉज मोस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन. और वेल, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक सेलिब्रेशन के जैसा ही था. आई डोंट नो, इट वॉज जस्ट दैट वी वांटेड टू डू अ क्रेजी सॉन्ग. हम सिर्फ एक क्रेजी सॉन्ग, एक क्रेजी सॉन्ग करना चाहते थे. सो आई वांटेड टू राइट एन ओरिजिनल सॉन्ग एंड समटाइम्स यू गेट द इंस्टिंक्ट एंड यू जस्ट गो विद इट. इसीलिए मैंने एक ओरिजिनल सॉन्ग्स को लिखा और कई बार आपको यू गेट दिस इंस्टिंक्ट, आपको ये इंस्टिंक्ट मिलती हैं. इंस्टिंक्ट्स, what is the meaning of instinct बेटा? a gut feeling means the feelings which come internals, जो feelings हमें अंदर से आती हैं. कई बार आपको कुछ ऐसी feelings आती हैं और you just go with it, और आप सिर्फ इन feelings के साथ ही चल देते हैं. और वही जो है, तभी ऐसी feelings जब आपको आती हैं और ऐसी feelings के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो वो डेफिनेटली वो सक्सेस ही होता है. इंटरव्यूअर, हाउ हैज़ विनिंग ऑस्कर्स चेंज्ड योर लाइफ? ऑस्कर्स
विन करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आए। येस, द ऑस्कर हैज़ चेंज माई लाइफ। येस, ऑस्कर के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। आई कांट इवन अटेंड प्लेसेस ऑफ प्रेयर्स विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। इवन अब प्रेयर्स यानी कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर प्रेयर्स होती है वो प्लेसेस भी ऐसे नहीं रहे थे जहाँ पर लोग मुझे ना जानते हो। मीन्स हर कोई अब मुझे जानता था। इवन व्हेन आई एम एट मॉल्स इन यूएस, किड्स फ्रीज इन रिकग्निशन व्हेन दे सी मी। इवन जब मैं यूएस के मॉल में था तो वहाँ पर भी छोटे बच्चों ने मुझे पहचाना। आई विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई म्यूज़िक। मुझे अपने म्यूज़िक पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु कैन पुल हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द म्यूज़िक। मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ जो अपने आप को म्यूज़िक से दूर कर ले। मीन्स कि एक अवार्ड मिलने के बाद मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको थोड़ी सी फेम मिल जाती है और फिर वो अपने आप को उस काम से दूर कर लेते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे अपने म्यूज़िक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। अटेंड फंक्शंस, गिव इंटरव्यूज़ एंड गेट बैक टू व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। इट्स बीन अ फुल रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि भाई हाँ मुझे फंक्शंस को अटेंड करना है, फिर इंटरव्यूज़ को देना है और फिर मुझे उस काम की तरफ जाना है जो मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो ये टोटली मेरे लिए एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह हो जाएगी। रोलर कोस्टर मीन्स फुल ऑफ अप एंड डाउन्स, मीन्स अप एंड डाउन्स पूरी तरह से क्योस वहाँ पर हो जाएगा। From New York to Dubai to Calicut to Pune, Mumbai, Delhi, Chennai, every day I have to be in 2 cities. From New York से Delhi, Calicut, Pune, Mumbai, Delhi, Chennai और every day मुझे जो है 2 cities में जाना पड़ता है। Everywhere they want to felicitate me, हर जगह वो मुझे ऑनर करना चाहते हैं। felicitate means ऑनर। एंड आई कांट से नो, और मैं उन्हें नो नहीं कह सकता हूँ। आई विल बी कन्फर्म विद एन ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वेरी सून। और बहुत जल्दी ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुझे जो है डॉक्टरेट से ऑनर करने वाली है, यानी कि डॉक्टरेट का टाइटल वो उसे देने वाली है। इंटरव्यूअर, व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ वेस्ट फॉर द एशियन वर्ल्ड आफ्टर यू हैव लिफ्टेड द ऑस्कर्स। इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आपके ऑस्कर्स विन करने के बाद जो वेस्ट के लोग हैं उनका क्या अप्रोच है, उनका क्या व्यू है हमारे लिए। द इम्पैक्ट ऑफ स्लमडॉग मिलेनियर हैज़ बीन ट्रमेंडस। स्लमडॉग मिलेनियर का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था। द वेस्टर्न परसेप्शंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैज़ चेंज्ड। और जो वेस्टर्न परसेप्शन मीन्स व्यू, और जो वेस्टर्न व्यू है हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मीन्स पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो वेस्टर्न लोग सोचते हैं वो चेंज अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अर्लियर व्हेन सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन ऑफ एशिया वुड अप्रोच वेस्टर्न कंपनीज, पहले जब एशिया के बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियंस वेस्टर्न कंपनीज़ में अप्रोच करना चाहते थे, दे वुड एनकाउंटर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, उन्हें जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। टुडे दैट हैज़ चेंज्ड, द वेस्ट इज़ रेडी टू लिसन टू अस। लेकिन आज ये सारी बातें चेंज हो गई हैं। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो हमें सुनना चाहती हैं। इंटरव्यूअर, इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट। रहमान, थैंक यू। अब यहाँ पर रहमान जी का इंटरव्यू ख़त्म होता है और लास्ट में इंटरव्यूअर उन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं और कहते हैं कि आपसे बातें कर बहुत अच्छा लगा। एंड रहमान से थैंक यू।